हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर गुड एंड यू ऑल आर एंजॉइंग योर डे। माय नेम इज़ गौरव शर्मा एंड यू वेलकम हेयर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर आर एनवायरनमेंट के माइंड मैप की। सर, ये माइंड मैप क्या है? शायद हो सकता है कि कोई बच्चों के इस मन में सवाल आ रहा हो। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये चैप्टर पढ़ चुके हो और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, दोनों ही कंडीशन में ये आपके लिए बेनिफिशियल है। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये आइडिया होने वाला है कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो विद अ डिटेल, ठीक है। और अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि भाई हमने कितना पढ़ा, कितना हमें रिकॉल हुआ, ठीक है, हमें कितना याद है अभी तक, ये कौन कौन से पॉइंट अच्छा उसमें ये था, ठीक है। तो यानी कि अल्टीमेटली अगर जिसने पढ़ लिया तो उसको ये रिकॉल होने वाला है, राइट। और बच्चों, उसके अलावा अगर आप ऐसे ही माइंड मैप्स और भी चैप्टर्स के देखना चाहते हो तो उसके लिए भी हमने प्लेलिस्ट जो है वो तैयार कर दी। आप जाइए, देखिए, आराम से आई बटन पे क्लिक कीजिए, अपने बुक के सारे चैप्टर्स के, इवन सभी सब्जेक्ट्स के, राइट। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इस वीडियो के आखिरी में। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखें और इस माइंड मैप की हेल्प से इस चैप्टर को, छोटू से चैप्टर को ग्रिप अप करने की कोशिश करें, राइट। भाई छोटा सा है लेकिन आपको 2, 3, 4 नंबर तो देके जाएगा ही जाएगा बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बच्चों, आर एनवायरमेंट जो हमारा चैप्टर है बायोलॉजी के यूनिट का लास्ट में छोटा सा एक चैप्टर है और इसमें मेनली जो हम डिस्कस करते हैं हमारे एनवायरमेंट में इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम बनता कैसे, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, शुरुआत वहां से होती है। तो 2 कंपोनेंट्स हमें इकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं, एक आपके बायोटिक कंपोनेंट और एक आपके एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर बात करूं तो बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। और बायोलॉजी में जब किसी वर्ड के आगे ए लगता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका मतलब होता है भाई साहब नॉट, ठीक है। तो यानी कि लिविंग और ये लिविंग नहीं होते, एबायोटिक। दोनों ही आपस में मिलके एक इकोसिस्टम को बनाते हैं। दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों की अपना रोल है इकोसिस्टम को बनाने में। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एग्जांपल्स हैं वो आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में। जबकि अब बात करते हैं सॉइल की, लाइट की, टेम्परेचर की, एयर की, दे ऑल आर बिलोंग्स टू दी एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब दोनों का आपस में इंट्रैक्शन है, दोनों आपस में मिलके इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लें लाइट का, सपोज लाइट नहीं है तो लाइट यानी, अरे तुम्हारे घर की लाइट नहीं, मैं सनलाइट की बात करो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर सनलाइट नहीं है या तो जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना फूड कैसे बनाएंगे? ऑब्वियसली बात है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इंपैक्ट पड़ेगा। और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इंपैक्ट पड़ेगा सो यस, ये बेचारे कहाँ जाएंगे? बाकी के जो हैं, मतलब ये नहीं बना सकते, ये इनके ऊपर डिपेंडेंट है और इनके ऊपर बाकी चीज़ें डिपेंडेंट हैं। तो ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है बेसिकली, मतलब ये जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। प्लांट जो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर भी इसी तरीके से अपना रोल प्ले करता है, सॉइल भी करता है। पानी ना मिले तो बात कैसे बनेगी? सो दैट मीन्स कि दोनों ही कंपोनेंट मिलके एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए जी, ठीक है। अब जब हम इकोसिस्टम को देखते हैं तो इनके कुछ टाइप्स होते हैं। क्या आप इकोसिस्टम बना सकते हैं? बिल्कुल जी, आप बनाते हैं इकोसिस्टम। क्या सर, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे हाथों में इतनी शक्तियां हैं, मैं इकोसिस्टम बना सकता हूं या मैं इकोसिस्टम बना सकती हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि क्या आप इकोसिस्टम बना सकते हैं या नहीं। क्या कभी आपने इकोसिस्टम को बनाने में मदद की है या नहीं की? ये मेरे को जरा यस और नो में बताइएगा लिख के। सो टाइप्स में अगर हम बात करें तो एक होते हैं आर्टिफिशियल और एक होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। बात करते हैं पहले नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में, जैसे कि एक फॉरेस्ट है, एक ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड के अलावा अगर मैं ओशियन के बारे में बात करूं, महासागर, तो ये अपने आप में एक नेचुरल इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट में, जंगल में आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपको देखने को मिलती है और वहां पे एबायोटिक कंपोनेंट्स अपना रोल प्ले कर ही रहे हैं ना। लाइट आ रही है, बारिश आती है, सॉइल है, टेम्परेचर वेरिएशंस हैं, एटसेट्रा, सभी चीज़ें। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो बच्चों वहाँ पे रहते ही हैं। तो भाई नेचुरल इकोसिस्टम की ये एग्जांपल्स हो गए। इसी तरीके से आप समुद्र के अंदर देखते हो, ओशियन के अंदर एक छोटी मछली से लेके एक बड़ी मछली तक, एक रेंगने वाले जीव से लेके एक जगह स्टेबल रहने वाले जीव तक, लगभग सभी तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो एक नेचुरल इकोसिस्टम हो गया, वहाँ पे लाइफ है और दे आर डिपेंडेंट अपॉन द एबायोटिक फैक्टर्स एज वेल। बात करते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में एक नॉर्मल सा गार्डन आपका हो सकता है। अब आप कहेंगे कि सर गार्डन तो मैंने बनाने में मदद की है। हाँ, कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर मैंने सिर्फ गार्डन देखा है।
उसके अलावा आप लोगों ने एक्वेरियम देखा होगा बच्चों, एक्वेरियम तो सुना ही होगा, जहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ, फिशेस वगैरह जो है लोग रखते हैं, ठीक है, और पालते हैं उनको, ठीक है। तो वो एक उसका एग्जाम्पल है किसका, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का। उसके अलावा क्रॉप फील्ड्स आप लोगों ने देखे होंगे, खेत वगैरह, ये सब क्या है, दिस ऑल आर दे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसको एक मैन ने, एक ह्यूमन ने बनाया है, ठीक है। जब आप इस इकोसिस्टम को देखते हो बच्चों, तो इकोसिस्टम में आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, और फिल्म प्रोड्यूसर नहीं, और आपके डिकम्पोजर्स होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट जो है वो प्रोडक्शन करने का काम करते हैं। जबकि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके कुछ टाइप्स होते हैं। कंज्यूमर यानी कि खपत करने वाले, जैसे कि कुछ हर्बीवॉर्स होते हैं, कुछ कार्निवॉर्स होते हैं, और कुछ ऑमनीवॉर्स भी होते हैं। तो कंज्यूमर्स में जब आप बात करते हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टर्शियरी कंज्यूमर, राइट। और यही सब मिलके क्या बना रहे हैं, इन्हीं में हमारी बनती है फूड चेन, आहार श्रृंखला। फूड चेन बेसिकली आप देखते हैं फूड चेन के अंदर क्या होता है बच्चों, फूड चेन जो है उसके अंदर एनर्जी का फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है, एनर्जी का, फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, या एक से दूसरे के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप प्लांट है, प्लांट को खाती है गॉट, और गॉट को खा गए लायन, ठीक है। या प्लांट है, प्लांट को खा गई गॉट, और गॉट को खा गया सपोज स्नेक ले गया कोई, और स्नेक को आप खा गए, ठीक है। सो बेसिकली ये भी एक फूड चेन का एक पार्ट हो गया। सो एक फूड चेन बन गई। तो फूड चेन में हो क्या रहा है, एक से दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। क्या हो रहा है, एक से दूसरे में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। और एनर्जी का ट्रांसफर होने के बाद जब फूड चेन्स आपस में मिलती हैं, तो ये फूड चेन आपस में मिलके बच्चों बनाती हैं क्या, फूड वेब, एक बड़ा जाल। आप लोगों ने एनसीईआरटी में अपनी फिगर भी देखी होगी, एक फूड वेब की और एक फूड चेन की, जो आपको डिफरेंस बताते हैं। तो छोटी छोटी फूड चेन्स मिलके जो है फूड वेब का निर्माण करती हैं, या फूड वेब को बनाती हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो कंज्यूमर्स हैं, अब यहाँ एक से दूसरे में क्या होती है, एनर्जी का फ्लो होता है। और ये एनर्जी का फ्लो जो है बच्चों एक से दूसरे में होता है, इस एक लेवल से दूसरे लेवल में होता है। इन्हीं को हम ट्रॉफिक लेवल के नाम से जानते हैं। जैसे कि प्लांट से गॉट में गई, गॉट से लाइन में गई, तो यहाँ एनर्जी तो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रही है ना, दिस इज कॉल्ड द ट्रॉफिक लेवल। और एक आप लोगों ने नाम सुना होगा 10% लॉ का बच्चों ना, व्हाट इज दिस 10% लॉ? 10% लॉ प्रोफेसर रेमंड लिंडमैन ने दिया था, नाम याद रखिएगा, पूछा नहीं जाता, नॉलेज के लिए। रेमंड लिंडमैन ने 10% लॉ के बारे में हमें बताया था कि इन्होंने बोला कि भाई एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। सवाल यहाँ पे ये है कि सर बाकी की 90% कहाँ गई? तो भाई बाकी की 90% लाइफ प्रोसेसेस को पूरा करने में चली जाती है, जैसे कि डाइजेशन की प्रोसेस, एक्सक्रीशन की प्रोसेस, सर्कुलेशन की प्रोसेस, ग्रोथ प्रोसेस एटसेट्रा। ये भी तो जरूरी है ना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो बाकी के 90% प्रोसेसेस में खर्च हो जाती है एनर्जी। उसके अलावा बच्चों एक छोटू सा टॉपिक आप लोग इसमें और पढ़ते हो इसी फूड चेन को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि आप बोलते हो कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1% एनर्जी कैप्चर करते हैं, किससे? आपकी जो सनलाइट होती है उससे, और उसका वो आगे 10% जो है वो ट्रांसफर करते हैं। ये पॉइंट आप लोग क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस के लिए ध्यान रखिएगा। जब न्यूमेरिकल्स को, इसमें छोटे से न्यूमेरिकल्स आते हैं 10% लॉ पे, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखना कि एक फूड चेन के अंदर 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो सिर्फ 1% सनलाइट का कैप्चर करते हैं खुद के पास। देयर इज अ रीजन बिहाइंड, मैंने वन शॉट में बताया है। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का वन शॉट नहीं देखा है तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में है, और एंजॉय कीजिए उसको। वहां मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो है वो बताए हैं। चलिए, तो ये होता है 10% लॉ की एक 10% एनर्जी जो ट्रांसफर करती है, और बाकी के 90% लाइफ प्रोसेसेस को पूरा करने में निकल जाती है। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, इसी से रिलेट करती है कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो उनकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो भी तो ट्रांसफर हो रहा है ना। वो एक टॉक्सिक लेवल से दूसरे एक लेवल से दूसरे लेवल के अंदर ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट सबसे पहले आएंगे फूड चेन के अंदर, सबसे पहले आएंगे। तो फूड चेन के अंदर ग्रीन प्लांट जब सबसे पहले आ रहे हैं, तो मान लीजिए उनके अंदर अगर कोई पेस्टिसाइड्स हैं या फिर कोई फर्टिलाइजर्स हैं, तो वो फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड जो है वो गॉट ने अगर उसको खाया तो गॉट की बॉडी में जाएंगे, और गॉट को अगर स्नेक ने खाया तो स्नेक की बॉडी में जाएंगे, और मान लीजिए स्नेक को आप खा गए तो आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे। तो इसका मतलब वो पेस्टिसाइड्स, वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गए आके।
दिस इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, कि जो ट्रॉफिक लेवल में सबसे टॉप पे होता है या फूड चेन में सबसे टॉप पे होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी यानी कि इन टॉक्सिक सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन भी उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सबसे ज्यादा होती है, राइट। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये भी देखते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो उस ट्रॉफिक लेवल में या फिर उस फूड चेन में टॉप पे है, और टॉप पे होने की वजह से सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी किसकी बॉडी में हुई, ह्यूमंस की बॉडी में। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई भी फूड चेन आपको बना के दी गई है एग्जाम में और उसके अंदर ह्यूमन नहीं है, सपोज मान लीजिए उसमें सबसे ऊपर हॉक है या लास्ट में स्नेक है, तो सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन उस हॉक या स्नेक की बॉडी के अंदर होगी, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन टॉक्सिक सब्सटेंस की। तो ये हमें बताता है ये वाला पोर्शन जिसमें हम बात की हमने ट्रॉफिक लेवल, 10% लॉ और फूड चेन के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा आता है यहाँ पे बच्चों इस टॉपिक में, इस चैप्टर में एक आता है वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर टॉपिक। वेस्ट अब दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेस्ट, जिसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में बात करते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं, देखिए बायो का मतलब होता है लिविंग और डिग्रेड मतलब तो आप समझते हैं ना कि डिग्रेड करना, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से डिग्रेड आसानी से हो जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज, जर्म्स। बैक्टीरियाज जो होते हैं वो इनके ऊपर एंजाइमिनल एक्शन करते हैं और ये एक यूजफुल सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो आसानी से जिनके ऊपर ब्रेक डाउन नहीं होता एंजाइमिनल एक्शन से बैक्टीरियाज की, जैसे कि प्लास्टिक है एटसेट्रा, टीन कैन वगैरह हो गए एटसेट्रा। सो उसकी ये इस तरीके से दो वेस्ट को हम देखते हैं और इनमें आप जब भी डिफरेंस करेंगे टेबुलर फॉर्म के अंदर करेंगे अगर आपसे पूछा जाएगा। अब इन वेस्ट का इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट में क्या देखने को मिलता है, तो इफेक्ट ऑफ वेस्ट ऑब्वियसली बात है पॉल्यूशन मिलेगा। इट कैन बी नॉइज पोल्यूशन, इट कैन बी इट कैन बी सॉइल पोल्यूशन, मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक द सॉइल पोल्यूशन। तो पोल्यूशन के टाइप्स भी हैं वैसे तो। और उसके अलावा O3 डिप्लीशन, O3 डिप्लीशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो इस्तेमाल किया गया था रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, राइट, तो उसके प्रोडक्शन पे बैन लगाया गया था। तो O3 डिप्लीशन का मतलब यानी कि ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन यानी कि उस लेयर का पतला होना, और जब वो लेयर पतली हो गई थी तो उसमें छेद देखे गए एंटार्क्टिक रीजन में, आप लोगों ने अपनी NCERT में पढ़ा होगा। तो वो जो होल थे, वो जो छेद थे, वहां से सन की जो अल्ट्रावायलेट रेस थी उसके हम या प्लांट्स या सॉइल, क्रॉप्स, ये सभी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे थे, जो कि हमारे लिए या उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल है। इट कैन कॉज स्किन कैंसर, इट कैन कॉज द सॉइल, इट कैन मेक सॉइल इनफर्टाइल, इट कैन कॉज कैटरैक्ट एज वेल। सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ दिस। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि एक क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया बच्चों, क्या लाया गया, क्योटो प्रोटोकॉल। और उस क्योटो प्रोटोकॉल ने क्या किया, इस ओजोन के फॉर्मेशन पे ही यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पे ही बैन लगा दिया, तो जिससे कि ना वो बनेगी और ना ही सेल आउट होगी। यही तो पढ़ते हैं हम इस चैप्टर में। तो देखिए कितने कम टाइम में आपने पूरा चैप्टर जो है वो रिकॉल कर लिया बच्चों। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या आपकी मैंने थोड़ी सी भी हेल्प की इस चैप्टर को रिकॉल कराने में। अभी के लिए इतने बच्चों, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।